अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। PVC विंडो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए जानते हैं खबरों में आज क्या है खास। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। अंबानी के घर पर सीबीआई पहुंच गई। देख रहे हैं आप, इधर अंबानी के घर सीबीआई पहुंची और उधर कांग्रेस के घर ईडी पहुंच गई। दिखाता हूं आप, ये देखिए, इतना नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। आप सिर्फ इन गड्डियों को गिनिए, सोचिए जरा, 625 गड्डी, 500 के नोट। और पूरे देश में जहां सीबीआई ने अंबानी के घर पर कार्रवाई की, ईडी ने देश भर में अलग अलग जगह पर कार्रवाई की। और आप देखिए जरा, नोटों की गड्डियां देखिए, आप इन गड्डियों को गिनिए। 12 करोड़ कैश, इतना पैसा आपने देखा नहीं होगा। यह सिर्फ छापेमारी में बरामद किया गया है। अब मैं आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर तिजोरी की है। सोचिए जरा, घर में रखी है तिजोरी और तिजोरी में है 500 की गड्डियां। ये नोट भरे हुए हैं। तिजोरी का गेट खुला तो टीम भी हैरान रह गई, इतना पैसा आया कहां से है। और इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन यह तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय नोट दिखाए हैं। जब सीबीआई और ईडी की टीम देश भर में कार्रवाई कर रही थी तो कैसी कार्रवाई सामने आई, देख रहे हैं आप। ये मेज यानी जो ड्रॉअर होती है, जो आपके साइड टेबल होती है, वहां पर देखिए, इन नोटों की गड्डियों को बस आप देखते जाइए, इनको गिनते जाइए। अलग अलग जगह पर जहां पर देखा जा रहा है वहां पर सिर्फ नोट ही नोट बरामद किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये भारतीय नोट थे, लेकिन देखिए आप, अलग अलग देशों के नोट। कोई नोट कहां से लाया गया है, इसमें कई डॉलर भी हैं और इनकी भी संख्या आप देखिए, बड़ी संख्या में बरामद किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है, जहां जहां छापा मारा है, ये काली कमाई का खुलासा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं, नोट हो गए। ये देखिए, सोने चांदी के जेवरात, लाखों के जेवरात बरामद किए गए हैं, लाखों के। देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह पर, कहीं कुछ मिला है, कहीं सोने चांदी के जेवर, बर्तन तक बरामद किए गए। देख रहे हैं आप, प्लेट है, चम्मच है, और इतना ही नहीं, सोने की आप देखिए कटोरियां भी हैं जिसमें आप खाना खाते हैं, वो भी यहां पर नजर आ रही है। इसका सीधा मतलब ये कि अकूत संपत्ति बनाई गई थी। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो कार्ड है, जीवन में इतने कार्ड कोई नहीं बनवा पाता। देख रहे हैं आप, कोई डेबिट कार्ड है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई बाहर के देश का कार्ड है, कोई कसीनो का कार्ड है। सोचिए आप, कसीनो भी जा रहे थे और जब ईडी ने यहां छापा मारा तो लिख दिया, इन कार्ड्स की वजह से ही यहां पर ईडी लिखा गया। देखिए जरा, अनगिनत कार्ड है और इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। अब आपको दिखाता हूं अनिल अंबानी के घर क्या कार्रवाई हुई। देखिए जरा, यह अनिल अंबानी का घर है और यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची और इसी गाड़ी में खबर यह है कि 7 से 8 अफसर अनिल अंबानी के घर पहुंचे और यहां पर रेड को अंजाम दिया। यहां पर ईडी की टीम ने छापा मारा। देख रहे हैं आप, अनिल अंबानी का 500 के नोटों की मोटी मोटी गड्डियां, करोड़ों की रकम, लग्जरी गाड़ियां, बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात। ये सब सुनने में जितना हैरान करने वाला है, उतना ही चौंकाने वाला। इतनी बड़ी रकम और कीमती सामान की बरामदगी से हड़कंप मच गया है। लेकिन देश भर में ईडी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में छापेमारी कार्रवाई की
तो कहीं से नकदी, कहीं से जेवरात, कहीं से महंगी महंगी घड़ियां बरामद हुई। कहीं नकदी लॉकर से मिली तो कहीं तिजोरी से, कहीं अलमारी के ड्रॉर में कुछ नोटों को छिपाकर रखा गया तो किचन में लगाई जाने वाली चिमनी को भी तिजोरी बना डाला। अंबानी के घर में सीबीआई की टीम 6 घंटे तक मौजूद रही। घर से लेकर दफ्तर तक छापेमारी कार्रवाई की। सीबीआई के अफसरों ने अंबानी के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। लंबी पूछताछ के दौर में पता चला, जो ये बताता है कि उद्योगपति की मुश्किल बढ़ने वाली है। अनिल अंबानी के घर सीबीआई पहुंच गई, लेकिन कैसे और क्या कार्रवाई की है और ये कौन सा मसला है, आइए जरा आपको बताता हूं। सीबीआई की टीम ने जबरदस्त कार्रवाई की। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के बाद सीबीआई ने उनके अलग अलग ठिकानों पर रेड की है। सीबीआई ने 7 से 8 अफसर सुबह 7 बजे अनिल अंबानी के घर भेज दिए। सीबीआई ने अनिल अंबानी के 2 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। उनके घर और दफ्तर पर बैंक फ्रॉड मामले में दस्तावेज खंगाले गए। इस दौरान अनिल अंबानी और उनका परिवार घर पर ही मौजूद था। सीबीआई ने आरकॉम के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में केस दर्ज किया है। समझिए क्या है ये फ्रॉड है एसबीआई के करोड़ों रुपए के लोन से जुड़ा हुआ। अनिल अंबानी की कंपनियों को 2,929 करोड़ का लोन दिया गया। बाद में अंबानी की कंपनी की तरफ से गड़बड़ियां की गई, जिसके बाद 21 अगस्त को इस मामले में एंट्री होती है सीबीआई की और एक केस दर्ज किया जाता है। और कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने यहां पर छापा मारा। देख रहे हैं आप, ये अनिल अंबानी का घर है। और सीबीआई से पहले ईडी भी अनिल अंबानी से 5 अगस्त को पूछताछ कर चुकी है। नई दिल्ली में मौजूद ईडी मुख्यालय में कई घंटे अनिल अंबानी से पूछताछ हुई। यह मामला 17,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड मामले में था और अनिल अंबानी को ईडी ने बुलाया। इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े हुए अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। ये छापे 24 जुलाई को मुंबई में कम से कम 35 जगह पर मारे गए। सोचिए आप, बताया जा रहा है कि 2017 और 2019 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी को 3,000 करोड़ का लोन दिया था और ईडी का दावा है कि उसने एक अवैध लेन देन व्यवस्था का पता लगाया और इसे लेकर ईडी और सीबीआई की टीम जांच कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश अनिल अंबानी के घर पर पहुंचे जब कार्रवाई हो रही थी। उनकी रिपोर्ट देखिए। 17,000 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर सीबीआई ने आज अनिल अंबानी घर पर सुबह सुबह 7 बजे रेड किया था। ये अनिल अंबानी घर देख रहे हैं और सुबह सुबह सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी और जिस समय सीबीआई की टीम पहुंची थी उस समय अनिल अंबानी अपने पूरे परिवार साथ अपने घर पे मौजूद थे। लगभग 6 घंटे तक सीबीआई की टीम अंदर मौजूद थी और लगातार सर्च ऑपरेशन किया गया है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर सीबीआई की टीम गई है जो इस मामले को लेकर जांच में कहीं सहयोग करेगा। इसके पहले ईडी ने भी रेड किया था और ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं आज ईडी की टीम ने कहां पर कार्रवाई की है। सबसे पहले देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस के नेता हैं और इनके यहां पर ईडी की टीम पहुंची। दिखाएंगे आपको अब क्या क्या बरामद किया गया। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ये देख रहे हैं आप, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां ये इनके घर से बरामद की गई है। ये तो मैं आपको एक दिखा रहा हूं, कई सारी गाड़ियों को बरामद किया गया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले यह बता दूं कि इनके घर से पैसों का जखीरा बरामद किया गया। इतना पैसा जो शायद आपने देखा भी नहीं होगा। आइए बताता हूं क्या क्या बरामद किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के अगले ही दिन कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई। रेड में भारी मात्रा में नकदी और कीमती सामान बरामद किया गया जो मैंने आपको दिखाया। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक के घर से सीबीआई को 12 करोड़ कैश मिला है और 6 करोड़ के सोने के जेवर भी बरामद हुए और इसके अलावा 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी भी सीबीआई ने जब्त की है। साथ ही 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से केसी वीरेंद्र कांग्रेस के विधायक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पता है इन पर क्या आरोप लगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप लगा। कांग्रेस का नेता सट्टेबाजी के आरोप में गिर गया और इसी कड़ी में ईडी ने केसी वीरेंद्र को सिक्किम से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि कांग्रेस एमएलए की गोवा में कसीनो कारोबारी में भी हिस्सेदारी है। सोचिए जरा, कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र करीब 5 कैसीनो के मालिक हैं। कैसीनो वही हैं जहां पर बड़े बड़े खेल खिलाए जाते हैं
उनके घर से ईडी को कसीनो की सदस्यता के कार्ड बरामद हुए, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, और इसलिए अब बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन आप सोचिए, इधर कांग्रेस नेता के घर पर यह सब कुछ मिला है, और अभी इधर देखिए आप जरा, पटना में भी आज एक बड़ा एक्शन लिया गया। देख रहे हैं आप, ये पटना में एक इंजीनियर के घर पर नोट मिले हैं। फोटो लिया है लोग, बढ़िया। आप लोग आप सब लोग आइए, आप लोग फोटो लिया है लोग, बहुत सारा ये देखिए आप, ये जो आपका खाना आप बनाते हैं और उसके ऊपर जो चिमनी लगी रहती है, उसमें भी नोट भर दिए गए। दिखाइए जरा ऐसे नोटों की गड्डियां यहां से बरामद की जा रही हैं। सोचिए आप, ये आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं पटना की। चिमनी के अंदर नोट भरे हुए हैं, टीम निकाल रही है नोट, एक के बाद एक गड्डियां निकाली जा रही हैं। और देखें कहाँ पे ले रहा है, देख लीजिए कितना में निकल भी रहा है, गलत भी है। नोट का गड्डी आपके 10 करोड़ का, वो तुम पता है। आप लोग ऐसा कहाँ पे ले रहा है, देख लीजिए कितना में निकल भी रहा है, गलत भी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, 40 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। कितना? 40 लाख। लेकिन इसमें से कई सारा कैश तो जला दिया गया है। सोचिए आप, एक इंजीनियर के घर पर टीम पहुंची और डर के मारे उसने 500 की गड्डियों को जलाना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ पैसे की बात, ऐशो आराम की कार मैंने आपको दिखाई, और अब ये देखिए महंगी महंगी घड़ियां आपको नजर आ रही हैं। ये महंगी घड़ियां, जेवर, ये सब कुछ एक इंजीनियर के घर से बरामद किया गया है। इसका सीधा मतलब ये कि इंजीनियर भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, और इसी को लेकर आज बड़ी कार्रवाई की। लेकिन ईडी की टीम जब पहुंची तो क्या हुआ इंजीनियर के घर पर, अब आपको बताता हूं मैं कैसी कार्रवाई की गई। आइए जरा दिखाते हैं आपको। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ईओयू फिर से एक्टिव हो गई है। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर रेड की गई। ये है इंजीनियर साहब जो इधर खड़े हुए हैं फाइल पकड़ के, विनोद राय इनका नाम है। इनके घर से आय से अधिक मामले की जानकारी आई तो छापा मारा गया। ईओयू की टीम ने 40 लाख रुपए कैश बरामद किया और 500 रुपए के अधजले नोट, ये दिख रहे हैं आप, करीब 20 लाख रुपए इन्होंने जला दिए। सोचिए, टीम आ रही थी, पता लगा तो इन्होंने नोट ही जला दिए। साथ ही दर्जनों ऐसी घड़ियां बरामद की गई हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बताया गया कि टीम जब रेड करने के लिए पहुंची तब इंजीनियर की पत्नी ने टीम को रेड करने से घंटों रोक दिया। इस दौरान इंजीनियर की पत्नी 500 रुपए के नोट बाथरूम में जलाती है, ऐसे ही जैसा आप देख रहे हैं। साथ ही राख को शौचालय में डालकर फ्लश करती रहती है। सोचिए आप कितना दिमाग लगा रहे हैं ये लोग। बाद में जो 40 लाख रुपए बचे थे वो पॉलीथीन में भर दिया और पानी की टंकी में फेंक दिया। जैसे ही टीम ने देखा, नोट की जांच की गई। ईओयू की टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाया है, जले हुए नोट सौंप दिए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में इंजीनियर विनोद राय जो इधर खड़े हुए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले को लेकर कैसे कार्रवाई की है, क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए जरा। मिला है और कीमती घड़ियां मिली है, नगद बरामद हुआ है, 40 लाख के लगभग है सर। अब मैं आपको बताता हूं, खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जो रात में महाराष्ट्र में बवाल हुआ है उसका सच बताएगी। ये देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में बवाल हो गया और बवाल कैसा हुआ है अब आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए आप, आधी रात को पत्थर चलने लगे और दो समुदाय के लोग यहां पर थे, एक दूसरे पर कैसे पत्थरबाजी की गई देखिए जरा। एमएन सुनाइए। ये देखिए आप, एक गुट भाग रहा है, दूसरा गुट पत्थर चला रहा है, फिर वो आगे की तरफ रुकता है और यहां पर आप देखेंगे हाथों में पत्थर। इतने पत्थर कहां से आए, सबसे बड़ी बात यही है
अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने वाला हूं। पत्थरबाजी के बाद देखिए जरा, वहां जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उसमें आग लगा दी गई। ये पुलिस वाले हैं जो चेक कर रहे हैं कहीं गाड़ी में कोई फंस तो नहीं गया। देखिए जरा कैसे आग लगाई गई। ये पुलिस वाले हैं जो चेक कर रहे हैं गाड़ी के अंदर कोई इंसान तो मौजूद नहीं है, उससे बचाया जा सके। लेकिन ये आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र का कोल्हापुर सुलग रहा है। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और इधर आप देख गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और इतनी तोड़फोड़ की गई है, बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। देखिए जरा, कुछ गाड़ियों को पलट दिया गया, कुछ में तोड़फोड़ की गई। आप गाड़ियां देखिए और सोचिए कितनी भयंकर हिंसा यहां पर हुई है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, इन्हीं पत्थरों से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ये पत्थर, ये आप देखिए सड़कों पर जब सुबह लोगों ने देखा पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां पत्थर, और गाड़ियों के शीशे इन्हीं पत्थरों से तोड़े गए हैं। आपको देखिए कांच भी दिखाई दे रहा है और सड़कों पर पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने आज लोगों को आगाह भी किया है, सावधान भी किया है। सुनवाइए जरा, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। पुलिस की टीम कह रही है कि अगर किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो सबक सिखाया जाएगा। देख रहे हैं आप, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाके में पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, इसलिए फोर्स को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र को कौन जलाना चाहता है? आखिर महाराष्ट्र में दंगा कराने की कौन साजिश कर रहा है? कोल्हापुर में आधी रात को जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पथराव और हिंसा शुरू हो गई। सवाल यही कि छोटे से विवाद पर शहर को जलाने की साजिश किसने रची? देखा, कोल्हापुर में जबरदस्त बवाल हुआ है, लेकिन आखिर यह बवाल क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जरा आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आधी रात को भयंकर बवाल हुआ। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी के साथ देख रहे हैं आप, आगजनी की गई। भीड़ ने टेम्पो कार को आग के हवाले कर दिया। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बड़े बड़े पत्थर हमने आपको दिखाए। भीड़ 1 घंटे तक सड़क पर तांडव करती रही। पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और 10 लोगों को चोट आई है। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हिंसा पर काबू पाया है और कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर में कार्यक्रम हो रहा था। एक फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ मनाने के लिए एक बड़ा सा मंच बनाया गया। अब स्टेज को हटाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए, विवाद करने लगे, जिसके बाद पत्थरबाजी हो गई और हिंसा शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है और पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने हिंसा करने वाले कुछ लोगों की पहचान भी कर ली है। बाकी आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। हिंसा को लेकर पुलिस दोनों समुदाय के लोगों से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए भी पुलिस पूरी तरह तैयार है। कोल्हापुर के एसपी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। सीपीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर आपको बताऊंगा कैसे भारत अमेरिका को जवाब दे रहा है और जबरदस्त जवाब दे रहा है। देख रहे हैं आप, यानी ट्रंप पर मोदी का सीधा अटैक सामने आया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। ये भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं
और कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका सीधा विरोध भी किया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। पहले भारत और अमेरिका यानी मोदी और ट्रंप की दोस्ती थी, ये कई सारे कार्यक्रम में भी एक साथ आपको नजर आए होंगे। और थिंक टैंक ये कहता है कि जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती थी बहुत कुछ हो रहा था और इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। और ये आप देखिए, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो केमिस्ट्री है ये दुनिया देख रही थी और दुनिया, कई सारे थिंक टैंक इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ जो ये दोस्ती अब ट्रंप कैसे बदलने लगे हैं, अपने फैसलों को लेकर कटघरे में खड़े हो गए, इसके पीछे बड़े कारण है, आपको बताऊंगा। लेकिन उधर ट्रंप लगे हुए हैं और इधर देखिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली। सबसे पुराने दोस्त हैं रूस और अब पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यानी मोदी ने सोचा और इधर बड़े दूत मोदी के बनकर एस जयशंकर पहुंच गए रूस और उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। और इधर भारत में क्या हो रहा है पता है आप? पूरी तरह से भारत तैयार है। सिर्फ भारतीय देखिए किस तरह से विरोध कर रहे हैं। यानी ट्रंप का विरोध अमेरिका में हो रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन भारत में भी विरोध हो रहा है। देखिए आप, ये ट्रंप का पुतला बनाया गया है और लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर ये विरोध किया है जिस पर बताया गया है कि टैरिफ लगाओगे तो ऐसे, ये देखिए आप, अलग अलग ये आप देख रहे हैं होर्डिंग्स, इसमें बताया गया है टैरिफ लगा के हमें डराए, भारत की ताकत उसे रुलाए, ये लिखा गया है भारत की तरफ से। भारत अब अमेरिका से दो हाथ के मूड में है। भारत ने ट्रंप को सच का सामना कराने का फैसला कर लिया है। अब तक ट्रंप और उनकी टीम भारत पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही थी। ट्रंप और उनकी टीम जो चाहे बोल रही थी, बोल ही नहीं रही थी, झूठ की झड़ी लगा दी थी। लेकिन अब भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। कमेंट ऑन अ पर्सन। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता, मैं विषय पर बात करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो ये फिजूल का विवाद खड़ा करने की कोशिश है। Of the argument that you had. दरअसल पिछले 2 दिन में जयशंकर का ये दूसरा बयान है जिसमें जयशंकर ने सीधे सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को टारगेट किया है। अब तक भारत इससे बचने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जयशंकर ने सीधा अटैक ट्रंप पर किया है, इसलिए हम कह रहे हैं मोदी का अटैक है ये ट्रंप पर। भारत के लिए देश का हित सर्वोपरि है। भारत अपने हितों का ख्याल हर हाल में रखेगा और हम देश से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये पीएम मोदी ने भी कहा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा हमारे लिए हमारे किसान हित अहम हैं, किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। ये तय है कि भारत अमेरिका डील में देश हित सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने आगे कहा भारत रूस से तेल आयात करता है लेकिन चीन भारत से ज्यादा तेल आयात करता है। लेकिन अमेरिका ने चीन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया है, सीधा पूछा है। जयशंकर ने भारत पाक युद्ध पर भी बात की, कहा कि भारत पाक मुद्दे पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान की यही राष्ट्रीय नीति रही है और जयशंकर इन दिनों 3 मुद्दों को लेकर रेड लाइन बता रहे हैं। 2 टूक कहा है कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने ट्रंप पर सीधा अटैक किया है। कहा कि अमेरिका में ट्रंप जैसा राष्ट्रपति अब तक नहीं हुआ। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की विदेश नीति ऐसी नहीं रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति में यह बदलाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के तमाम देशों से ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। Well, I don't want to comment on a person. मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता, मैं विषय पर बात करता हूँ। Not the biggest. हम रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। That is China. शायद सबसे बड़ा खरीदार चाइना है, Purchases of Russia. ना ही हम LNG के खरीदार हैं। मुझे नहीं पता, शायद वो यूरोपीय यूनियन है।
हम तो वो देश हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि हमने उसमें बढ़ोतरी भी की है। ईमानदारी से कहूँ तो ये फिजूल का विवाद खड़ा करने की कोशिश है। भारत ने आईना दिखाया ना ट्रंप को, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका में उनकी हालत क्या हो गई। अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है और ये आप देख रहे हैं, ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध किया जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हैं जॉन कैरी, इन्होंने भी ट्रंप की आलोचना की है और वो भी भारत के साथ आ गए हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। यह है ट्रंप के साथ जॉन बोल्टन, और ये जॉन बोल्टन देख रहे हैं ना कितने करीब हैं ट्रंप के। जैसे भारत में एनएस अजीत डोभाल हैं, वैसे ही एक समय ट्रंप के लिए जॉन बोल्टन इतने ही खास थे, लेकिन अब जॉन बोल्टन ट्रंप के लिए खास नहीं रहे, बदल गए। तो देखिए आज खबर आई कि बोल्टन के घर पर एफबीआई ने छापा मार दिया है। एफबीआई की टीम पहुंच गई जॉन बोल्टन के घर पर और पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि कल तक जो ट्रंप के खासम खास थे, आज एफबीआई की टीम उनके घर पर क्यों पहुंची। और जब ये पूरी खबर दुनिया में चर्चा का विषय बन गई तो बाकायदा ट्रंप ने नहीं, एफबीआई के डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने सिर्फ इतना सा 4 शब्दों का एक्स पर पोस्ट किया है। और इसलिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ट्रंप के जो खासम खास थे अब वो सीधे सीधे ट्रंप का विरोध करने लगे हैं। आइए जरा आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय बौखला गए हैं। भारत विरोध में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन को लेकर टारगेट किया। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने, देख रहे हैं आप, जॉन बोल्टन को ऐसे ही घेर लिया। आज एफबीआई ने उनके आवास और वॉशिंगटन के दफ्तर पर छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपनीय दस्तावेज के संदर्भ में छापेमारी की गई। वो दस्तावेज क्या हैं और इस पर ट्रंप प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं बताया। मीडिया में तो खबर यह है कि ट्रंप ने इस पर कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, एफबीआई के एजेंट अपना काम कर रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि बोल्टन धोखेबाज है। दरअसल पिछले दिनों बोल्टन ने ट्रंप पर हमला बोला था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति करार दिया था। जॉन बोल्टन ने कहा था कि ट्रंप राष्ट्रपति के लायक ही नहीं है, उनकी वजह से भारत से रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है, लेकिन चीन पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, जबकि रूस से चीन सबसे ज्यादा तेल मांगाता है। और ट्रंप की वजह से भारत, चीन, रूस करीब आ रहे हैं, जो भविष्य में अमेरिका के लिए परेशानी बन सकता है। अब अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार रहे हैं जॉन बोल्टन, जान लीजिए इनके बारे में। ये राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी रहे। ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उसमें एनएसए थे, सोचिए, और ट्रंप के साथ 17 महीने तक एनएसए रहे, लेकिन बाद में दोनों में मनमुटाव हो गया, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। 2020 में जॉन बोल्टन ने एक किताब लिखी जिसमें ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठाए गए, और इसके बाद से ट्रंप बौखला गए। उन्होंने अपने तेवर तल्ख कर लिए, गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग के आरोप तक लगा दिए, सोचिए आप। और इसे लेकर अब अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, जॉन बोल्टन क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। नहीं, मुझे नहीं पता है। आज सुबह ही मैंने टीवी पर देखा। मुझे जॉन बोल्टन के बारे में कुछ नहीं पता। वो देश विरोधी हो सकते हैं, देखना होगा, हम जांच करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता। आज सुबह पता चला रेड की गई है। मुझे लगता है कि लगातार बात होनी चाहिए। जो लोग सरकार में नहीं हैं, चाहे भारतीय हो या अमेरिकी, ताकि लोगों को समझ आए कि ऊपरी स्तर पर क्या चल रहा है। ये देश पर असर डालेगा और ट्रंप यही करते हैं, इसलिए वो इस पद के लिए ठीक नहीं है। अब पीएम मोदी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जल्द संज्ञान लेना चाहिए और कहना चाहिए कि आइए इसे ठीक करते हैं। देखा आपने अब कैसा विरोध हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं और अब वो मुश्किलों में फंस गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, भारत में सियासी पारा गर्म है और नजरें बिहार की तरफ है। दिखाते हैं आप, बिहार में
राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं लेकिन मुश्किल में आ गए तेजस्वी, और आज शनिवार है तो उन पर शनि ग्रह की टेढ़ी नजर पड़ गई है। दिखाता हूं क्यों ऐसा हुआ। ये आप देख रहे हैं, राहुल की यात्रा पहुंच गई है बिहार के कटिहार में, और राहुल और तेजस्वी इस यात्रा के जरिए दावा कर रहे हैं कि वो आम जनता के वोट के लिए ये यात्रा कर रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। ये यात्रा राहुल की आगे बढ़ रही है, तेजस्वी इसमें साथ है, लेकिन राहुल तेजस्वी इधर आगे बढ़ रहे हैं और उधर मोदी के आते ही खेला हो गया। ये देख रहे हैं आप, आरजेडी में टूट हो गई है। आरजेडी में 2 विधायक कल पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे, जिसमें एक थी विभा देवी और दूसरे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्रकाश वीर पीछे की पंक्ति में खड़े हुए हैं और यहीं से आरजेडी की मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन इधर यहां पर आरजेडी में टूट हो रही है और ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव को इस बात की खबर थी तो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर यह पोस्ट किया। ये देख रहे हैं आप, ये काटो, और इसी पोस्ट को लेकर अब तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ गई है। और कैसे बढ़ गई है आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा और सोचा कि वो निशाना साधेंगे और फिर उन्हें नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इधर उनकी मुश्किल बढ़ गई है। आरजेडी की मुश्किल बढ़ती जा रही है दर्शकों। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है। एफआईआर के बाद तेजस्वी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। तेजस्वी पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार के गया जी गए थे और पीएम मोदी के दौरे के दौरान तेजस्वी ने एक पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हो गई। शाहजहांपुर के महानगर बीजेपी अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी केस दर्ज हुआ है और इनमें बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई। अब ये धारा क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। धारा 353, लोक सेवक को कर्तव्य के दौरान टारगेट करना, 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सोचिए जरा, धारा 196 भी लगी है, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 3 साल तक की कैद हो सकती है तेजस्वी, और जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। और इधर धारा 356 भी लगी है, किसी व्यक्ति के सम्मान या प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, इसमें भी 2 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। धारा 352 भी लगी है, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना भी लग सकता है। इधर धारा 353 भी लगी, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला बयान, 3 साल की कैद हो सकती है। यानी तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ने ही वाली है। अब मैं आपको बताता हूं इसे लेकर कैसे बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया, वो फंस गए हैं और इधर आरजेडी में टूट हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। गालियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और जिन लोगों ने केस की है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। राजनीति में सुचिता तो हो, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे एसआईआर पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो। अगर एफआईआर का डर दिखा करके वो चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का बिहार में नारा ना लगे, तो प्रधानमंत्री जी आप मुगालते में हैं, आप अपने लोगों से 100 मुकदमे करवा लीजिए। ये हकीकत गांव-गांव, चप्पे-चप्पे तक जा चुकी है कि वोट चोरी में कौन लोग कहां खड़े। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना
बहुत निंदनीय है। देश देख रहा है, लेकिन जिनने ये कहा वो सुन लें, सूरज के ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे आकर ही गिरेगा। कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं एफआईआर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। एफआईआर तो कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी के ऊपर होता है, हुआ है तो अब उसको तो उसका सामना वही करेगा। देखा आपने, इधर तेजस्वी की 7:30 शुरू हो गई है और उधर राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। तेजस्वी साथ में ही है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में महागठबंधन दावा कर रहा है कि जनता का साथ मिल रहा है। और महागठबंधन की अलग अलग तस्वीर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा, राहुल की यात्रा बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते पहुंच गई कटिहार और वो मखाना का प्रोडक्शन देखने के लिए पहुंच गए। देख रहे हैं आप, खड़े हुए हैं बीच में, कैसे मखाना बनता है इसको लेकर राहुल ने पूरी जानकारी ली है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ऐसी कुछ ना कुछ बात कह देते हैं या फिर कोई घटना उनके साथ घटती है जिससे वो निशाने पर आ जाते हैं। देखिए जरा, राहुल गांधी मोजा पहनकर खेत में जा रहे हैं, जुराब पहनकर खेत में जा रहे हैं। सोचिए जरा, आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन राहुल गांधी यहां मोजा पहन के गए और बिहार में इसे लेकर निशाना साधा जाने लगा है और इसे लेकर अब राहुल पर निशाना भी साधा जा रहा है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, ये राहुल गांधी जब मोजा पहन के गए तो पूरे बिहार में इस तस्वीर की चर्चा हुई। लोगों ने पूछा, इतने सारे लोग वहां हैं लेकिन राहुल मोजा पहन के क्यों चले गए? और इसे लेकर अब सियासी गलियारे में राहुल पर टिप्पणियां की जा रही है। यानी इधर तेजस्वी की मुश्किल बढ़ रही है, उधर राहुल पर निशाना साधा जा रहा है और इधर तीसरी खबर मैं आपको बताता हूं, आरजेडी में भगदड़ मच रही है। खबर है कि कई और विधायक पाला बदलेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने ऐसा ही बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 और विधायक चले जाएं तो भी पार्टी की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो 2 विधायक आखिर है कौन? क्या वही दोनों विधायक हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कल मोदी के मंच पर दिखे थे, या मंगनी लाल मंडल को पार्टी के अंदर भूचाल आने की पहले ही खबर लग गई? क्योंकि बीजेपी ने कहा है कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ये विधायक बीजेपी कह रही है कभी भी पाला बदल सकते हैं। दरअसल 2020 के चुनाव में आरजेडी के 75 विधायक जीते थे, जिसमें से 2 विधायक जो इधर हैं कल मोदी के साथ मंच पर थे। अब संकेत यह है कि दोनों कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। इससे पहले आरजेडी के 4 विधायकों ने पाला बदला था। 2024 में जेडीयू और बीजेपी सरकार के दौरान इन्होंने मौका देखकर पाला बदल लिया। तब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। अब नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान सबने उन्हें समर्थन दिया था और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी और महागठबंधन की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। आज अगर हम गेट खोल दें तो राजद में एक विधायक भी नहीं बचेगा, लेकिन हम लोग खुद सोच समझ के किसी को भी अपने दल में ले रहे हैं। राजद के बारे में हर कोई अब जान रहा है कि यह पार्टी समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी जी का नेतृत्व खुद राजद के लोग नहीं स्वीकार रहे हैं तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी? नवादा के जो विधायक राजवल्लभ जी थे, उनकी पत्नी भी आई हुई थी और यहाँ रजौली के विधायक भी आए हुए थे। तो इससे साबित होता है कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद क्या बात लेकर के समझे घूम रहे हैं और दूसरे तरफ उनके बातों से फ्रस्ट्रेट होकर के उनके विधायक एनडीए फोल्ड में आ रहे हैं। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज ग्रेटर नोएडा से ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दिखाता हूं मैं आपको। दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। सोचिए जरा, दिखाता हूं आपको। यह हैवानियत की तस्वीर। यह शादी हुई और इसी के बाद से यह शख्स अपनी पत्नी को परेशान करने लगता है
और बार बार परेशान करता है, दबाव बनाता है। देख रहे हैं आप, दोनों की शादी हुई थी 2016 में। यह है विपिन और यह है निक्की, लेकिन एकाएक विवाद बढ़ता जाता है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए, विवाद इतना बड़ा है, कैसे मारपीट कर रहा है, देखिए जरा। आप सोचेंगे कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है, देखिए जरा कैसे मारपीट कर रहा है। इधर मारपीट हो रही है और अब मैं जो आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं, दिल थाम के इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जिस महिला को मैंने अभी दिखाया, जिसकी शादी हुई थी, उसे जिंदा जला दिया है। सोचिए आप, वो महिला जली हुई हालत में अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ियों से उतर रही है। वो जल रही है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें। वो आनन फानन में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है। और इसी तस्वीर ने सवाल खड़ा किया कि आखिर दहेज के लिए कोई अपनी पत्नी को कैसे जला सकता है, कैसे परेशान कर सकता है, कैसे मारपीट कर सकता है। और अब इसके बाद देश भर में विरोध किया जा रहा है। देश भर के अलावा ग्रेटर नोएडा में आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए, कह रहे हैं कि निक्की के लिए इंसाफ चाहिए। देख रहे हैं आप, जस्टिस फॉर निक्की बहन। यहां पर कई समुदाय के लोग आ गए और उनका कहना है कि दहेज के लिए जैसे हमारी बहन को परेशान किया गया है, किसी और की बहन को परेशान नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एकाएक ये मामला सामने आया तो लोगों ने हंगामा कर दिया। मुश्किल से सबकी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मुश्किल से हमें 2 या 3 दिन का टाइम, 2 दिन हरियाणा है, यूपी है, हम 10 दिन तक मिला सुनो, आप हमें टाइम तो बताओ। मुश्किल से सबकी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। देखिए आप, यहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर ये बच्चा है, ये अपनी मम्मी की मौत को देखता है और बताता है कि पापा ने कैसे मम्मी को जला दिया। सुनिए जरा क्या कह रहा है। मम्मा के ऊपर बाल को डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर बाल को डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक पति शैतान बन गया। पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। परिवार का आरोप है कि पति और दहेज की मांग कर रहा था, बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। खून के बदले खून चाहिए, ना ही चूल्हा चल रहा तो चूल्हा चलन भी नहीं देंगे। घटना की सबसे दर्दनाक बात यह कि मासूम बच्चे के सामने ही उसकी मां को मारा पीटा गया और फिर जला दिया गया। मम्मा के ऊपर बाल को डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सोचिए आप, एक बच्चे ने अपनी मां को जलता हुआ देखा, क्या बीती होगी, सोचिए जरा। लेकिन दहेज में यूपी के ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जला दिया। पहले पत्नी के साथ मारपीट की गई, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अस्पताल में दिख रहे हैं ना, इलाज के दौरान यही है निक्की, पत्नी निक्की की मौत हो गई है। घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के कासना गांव की है। 2016 में निक्की की शादी विपिन से हुई, जो दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। और निक्की के परिवार का आरोप है कि शादी में 35 लाख रुपए मांग रहे थे। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी विपिन के परिवार का लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। निक्की और उसके परिवार से
बार बार पैसे मांगे जा रहे थे। निक्की की बहन कंचन भी इसी परिवार में आती है शादी करके। सोचिए जरा, कंचन का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाते हैं। दोनों बहनों को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार पंचायत बुलाई गई, पंचायत के जरिए समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुराल के लोगों का अत्याचार कम ही नहीं होता है। निक्की की मां ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जो विपिन आपको दिख रहा है, विपिन का किसी और लड़की के साथ अफेयर था, ये आरोप लगाए गए। मां कह रही हैं कि मेरी बेटी ने उसको लड़की के साथ पकड़ लिया था और विपिन बार बार धमकी दे रहा है, सबूत ही खत्म कर दूंगा। अब उसने मेरी बेटी की जान ले ली है। अब पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस तो दर्ज कर लिया है। पति विपिन, जेठ, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी पति विपिन को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है जो अभी तक मिल नहीं पाए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे निक्की की बहन बता रही हैं कि उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी बहन के साथ अत्याचार किया गया। सुनिए। उसका जो छोटा लड़का वो भाई आता, बिटिया से बोलता था कभी ऑडी ला अपने भाई की, कभी बोलता था स्कॉर्पियो लेके अपने भाई की। शादी में हम बोल रहे थे हम स्विफ्ट डिजायर देंगे, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो चाहिए हमें। बिटिया की खुशी के लिए हमने स्कॉर्पियो शादी में दी थी। फिर उसके बाद बिटियान के बच्चे हुए थे, उसमें बोली थी बुलेट आनी चाहिए, हमने बुलेट दी थी। 9 तोले सोना दिया था उसमें और कैश जो दिया था वो हमने लग दिया। बिटियान के साथ मार कुटाई, गाली गलौच, हर वक्त गाली गलौच होने लगी उसके साथ। तो फिर कब से चल रहा था, तभी तो बिटिया को टॉर्चर करता था ये। बिटिया को टॉर्चर, बिटिया ने जिस बिटिया का कत्ल किया गया है उस बिटिया ने ही तो पकड़ा था, उस बिटिया के लिए ही सब कुछ कर दिया। आज वही साबुत खत्म, किस किस को खत्म करेगा? छोटी बिटिया को भी खत्म कर देते, वो बड़ी को भी, छोटी तो कर दी, बड़ी को भी कर देते। खून के बदले खून चाहिए, ना ही चूल्हा चल रहा था, चूल्हा चलन भी नहीं देंगे। उससे पैसे मांगता था, अपने मायके से लाके दे, मुझे कहीं से लाके दे, गाली देता था, घर से निकालने की धमकी देता था। क्या कर लेगी, पुलिस में ही तो पहुंचा लेगी। मैं 2nd फ्लोर पे थी, जो हादसा किया गया था वो 3rd फ्लोर पे किया गया था। जैसे ही मैंने मेरी बहन की स्थिति देखी, मैंने उसके ऊपर तुरंत पानी डाला, उसकी बुझी आग को बुझाया और मैं बेहोश होके गिर गई। मैंने बस आवाज इतनी लगाई थी, बचाओ बचाओ। फिर मेरी बहन को कौन लेके गया, कौन नहीं लेके गया, मुझे नहीं पता। मेरे साथ 20 तारीख की रात को बदतमीजी करी गई थी। मैं सुबह 4 बजे, मुझे मेरे पति ने पानी पिलाया था, पता नहीं उस पानी में क्या था क्या नहीं, जो मुझे शाम के 3-4 बजे तक होश नहीं था। मेरी बहन ने मुझे नींबू का पानी दिया था हादसा होने से पहले। दीदी आज सोती रहोगी, उठोगी नहीं, मुझे नहीं पता था। लास्ट टाइम पानी पिला रही है मेरे को। जो है प्रदर्शन किया जा रहा है जस्टिस फॉर निक्की बहन। लोग रोड जाम करने के लिए आतुर हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से में हैं कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो परिवार वाले हैं वो पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार हैं। जस्टिस फॉर निक्की बहन के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। पूरे तरीके से रोड को जाम कर दिया गया है, रोड जाम है। 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस ने 36 घंटे के बाद कहा कि 2 पकड़े गए हैं। दो कौन पकड़े गए? मैन कातिल तो पकड़े नहीं गए, वो तो भाग गए हैं। 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, न प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर, कह रहे हैं सर आ रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए, यही लोग कह रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर शहर बाढ़ के कहर की। बाढ़ ने कहर मचा दिया है, हालात खराब कर दिए गए। दिखाता हूं आपको, देखिएगा। सवाई माधोपुर पूरा डूब गया है, पूरा डूब चुका है। सोचिए जरा, हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ में एक नाव से, ये देखिए आप, कैसे ले जाया जा रहा था, नाव पलट जाती है। ये नाव जो है सवाई माधोपुर में, लोग किनारे पर खड़े रहते हैं, उनको लगता है कि पहुंच जाएंगे, और एकाएक ये आगे की तरफ जाती है, लेकिन बहाव इतना तेज था, ये देखिए पूरी नाव पलट गई। लगभग आधा दर्जन लोग इसमें सवार थे। कुछ लोग अपनी जान बचाते हैं, कुछ लोग बहकर चले जाते हैं। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर की तस्वीर दिखाई। अब आपको दिखाता हूं बूंदी की तस्वीर। देख रहे हैं आप, अनरेठा बालोद हाईवे पर कैसे लोग बह गए, देखिए जरा, पार कर रहे हैं रोड, लेकिन बहकर सुनाई
देखा आप, लोग बह रहे हैं। इधर देखिए, सवाई माधोपुर, जैसा मैंने कहा कि पूरा डूब गया है, पानी में पूरा स्टेशन तैर रहा है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको पटरियां दिखाई नहीं देंगी और ट्रेन भी धीमी धीमी रफ्तार से चल रही है। लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं राजस्थान के और इलाकों की। ये देख रहे हैं आप, ये जोधपुर है। जोधपुर में देखिए जरा, ये आपको लगेगा कि कोई नदी बह रही है, लेकिन नहीं, ये एक आम से मोहल्ले की गली है और पूरे जोधपुर में ऐसा लग रहा है कि नदी अब घरों तक पहुंच गई। ऑटो के ऑटो, गाड़ियां की गाड़ियां डूब गई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। अब सवाई माधोपुर से एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये रिहायशी इलाके में देखिए जरा, मवेशी तक डूब गए हैं, गांव के गांव डूब गए हैं। ये टॉप एंगल से आप तस्वीर देखिए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरकार में मंत्री भी इधर उधर यही कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, क्योंकि राजस्थान में इस समय बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए जरा, लोग बाढ़ में फंस गए और उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अब जिससे रेस्क्यू किया जा रहा है वो वाहन भी पलट गया, देख रहे हैं आप, और इसी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है रेस्क्यू में। एनडीआरएफ की टीम को भी दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, हाईवे है ये कोटा का, और ये भी पूरी तरह से जाम हो गया है। यानी सड़क पर इस समय नदी बह रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि इस समय राजस्थान में हालात खराब हो गए हैं। अब कोटा से सांसद और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ज्यादा पानी भर गया उन गांव में जहाँ जलभराव की स्थिति है, जो या टापू के रूप में गांव बन गए हैं, वहाँ पर एनडीआरएफ की और आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है, मौके पर तैनात है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हुई तो हेलीकॉप्टर, अभी कुछ देर में हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। हमारी कोशिश है कि कोई जान माल की हानि नहीं हो। अब सोचिए आप, जगह जगह बाढ़ आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको कर्तव्य की एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। बाढ़ की विभीषिका आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी, लेकिन एक महिला हेल्थ वर्कर है, सोचिए, और बच्चों को वैक्सीनेशन, दवाइयां बहुत जरूरी होती हैं। दुर्गम इलाकों में कैसे ये जा रही है। मंडी हिमाचल की तस्वीर आप देखिए, आप भी घबरा जाएंगे, लेकिन ये हेल्थ वर्कर हैं और ये कैसे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपके लिए एक अच्छी खबर भी दिखाने वाला हूं। भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छी खबर आई। देखिए आप, भारत स्पेस में कारनामा करने वाला है, जल्द ही इतिहास रचने वाला है। भारत गगनयान मिशन की पूरी तैयारी कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, भारतीय स्पेस स्टेशन कैसा होगा। अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन कैसा होगा, ये उसका मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये मॉडल आप देख रहे हैं। भारत पूरी तरह से तैयार है और देखिए उसमें लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो लगातार इस पर काम कर रहा है और भारतीय स्पेस स्टेशन के मॉडल की ये पहली तस्वीर आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं। ये भारत की बात है, मैं देख रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। भारत ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर चंद्रमा के लॉन्च किया और अच्छे से लैंडिंग की और यहां पर इतिहास रचा। यानी भारत ने अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया है और भारत अब और भी आगे काम करेगा। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, शुभांशु ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा संपन्न की है। वो भारत लौटे हैं और इसके बाद उन्हें पीएम मोदी ने कांग्रेचुलेट किया था। दिखाइए अगली तस्वीर जरा। पीएम मोदी ने शुभांशु की तारीफ की
और इसी दिन उन्होंने कहा था कि भारत जब गगनयान मिशन लॉन्च करेगा तो शुभांशु के लिए और पूरे भारत के लिए वो अहम पल रहेगा। लेकिन मिशन गगनयान में क्या है, कैसी तैयारियां की जा रही हैं, भारत आगे क्या करने वाला है, भविष्य में कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आइए जरा आपको बताता हूं। हर साल 23 अगस्त को भारत अपना नेशनल स्पेस डे मनाता है, जो आज है। स्पेस डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश को एक संदेश दिया है और बताया कि इस बार स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक की है। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। भारत पिछले काफी वक्त से गगनयान की तैयारी कर रहा है। दर्शकों, गगनयान मिशन क्या है? भारत के एस्ट्रोनॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, पहली बार अपने खुद के स्पेस स्टेशन में उतरेंगे। अभी तक सिर्फ अमेरिका और चीन के पास स्पेस स्टेशन मौजूद है। इसरो ने नेशनल स्पेस डे पर भारतीय स्पेस स्टेशन का मॉडल लोगों को दिखाया है और यह पहली बार है जब लोगों ने स्पेस स्टेशन की झलक देखी है। 2028 तक इस स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा और 2035 तक यह पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। भारत ने 23 अगस्त 2023 को एक ऐसा कीर्तिमान रचा था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और भारत ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। इस दिन भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और यहीं से भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन आप सोचिए, भारत का भविष्य चंद्रयान में देखा आपने कैसा है। अब भारत स्पेस में भी कैसे काम कर रहा है, यह हमने आपको बता दिया। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की यात्रा नई ऊंचाइयों को छुएगी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और खबरें भी। आज का सूत्र हमने लिया है चाणक्य से। चाणक्य एक कुशल राजा है जिनका दायित्व है वह अपनी बुद्धि कौशल से सभी प्रकार की संपत्तियां साम दाम दंड भेद आदि की नीति के माध्यम से प्रजा के लिए ग्रहण करें। वो कहते हैं अपनी प्रजा को स्वावलंबन के पथ पर ले जाना एक राजा का परम नैतिक दायित्व होता है। अभाव निर्धनता स्वावलंबन की राह में सबसे बड़ी बाधा है और राजा के लिए सबसे पहले अपनी प्रजा का हित होना चाहिए और ये आपके लिए भी है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में लीडर हैं तो अपनी टीम का हमेशा ख्याल रखें। बहरहाल भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये